क्वेश्चन 2 है अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस इज a i माइनस जे प्लस के, b i माइनस जे माइनस के और c माइनस i माइनस जे माइनस के और d 3i प्लस 2j माइनस 5k। पूछ रहे हैं कि जो ये गिवन वेक्टर है आपको इन चार ऑप्शंस में से कौन सा वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है। इसको पता लगाने का तरीका है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन आपने लगानी है। तो आप एक एक करके इनका डॉट प्रोडक्ट लेके चेक करो फौरन से और फिर उसका जवाब बता दो। कैसे डॉट प्रोडक्ट लोगे? तो तुम ये करना i मल्टीप्लाई बाई i, तो क्या हो जाएगा i स्क्वायर, और i स्क्वायर होता है 1 के बराबर, प्लस माइनस j मल्टीप्लाई बाय j, तो j स्क्वायर और वो बराबर होता है 1 के, और इसी तरह प्लस 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 k मल्टीप्लाई बाय k, तो वो भी हो जाता है 1 के। तो इन तीनों को ऐड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो इसका मतलब है ये इसके परपेंडिकुलर नहीं है, 0 आंसर नहीं आया। फौरन से ही आप इसके साथ चेक करो i मल्टीप्लाई बाय i 1, j मल्टीप्लाई बाय j -1 क्योंकि बीच में प्लस माइनस होगा, k मल्टीप्लाई बाय k 1, तो इसको करोगे तो -1 आएगा, अभी भी 0 नहीं आया। तो इसका मतलब ना इसके परपेंडिकुलर है ना इसके परपेंडिकुलर है। ऑप्शन सी के साथ फौरन कर, ये काम आपने फौरन करना है। ऑप्शन सी के साथ क्या हो जाएगा, क्योंकि i मल्टीप्लाई बाय i 1, j मल्टीप्लाई बाय j 1, k मल्टीप्लाई बाय k 1, डॉट प्रोडक्ट में हम i को i से मल्टीप्लाई करते हैं, j को j से और k को k से, तो इसमें माइनस ये हो गया -3, तो इसका मतलब ये इसके भी परपेंडिकुलर नहीं है। अगला ऑप्शन देखते हैं 3i स्क्वायर बराबर होता है 1 के, फिर प्लस 2j स्क्वायर होता है 1 के, फिर -5k स्क्वायर होगा 1 के। अब इसको करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब है ये वेक्टर गिवन वेक्टर जो है वो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, इसीलिए इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आया। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये काम आपको फौरन से टक करके करना है। वेक्टर से रिलेटेड इस तरह के सवालात पूछे जाते हैं। ये सवाल 1 मिनट से ज्यादा टाइम का नहीं है। इसी से रिलेटेड सवाल वो बना सकते हैं कि वो परपेंडिकुलर के बदले पूछ लेते एक दूसरे की जो है वो पैरेलल वेक्टर हो, तो पैरेलल में फिर आपको क्रॉस प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहता है कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 होता है अगर वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो। तो फिर तुम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेते और फिर चेक करते। सही है, सवाल समझ आ गया? नेक्स्ट MCQs है आउट ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फोर्सेस द रिजल्टेंट ऑफ विच कैन नॉट बी 0। रिजल्टेंट 0 किसका नहीं होगा? ये सवाल इस टाइप का है कि रिजल्टेंट 0 तब होता है जब 2 से ज्यादा वेक्टर्स एक क्लोज लूप बना रहे होते हैं, तो रिजल्टेंट आपका 0 होता है। अगर 2 से ज्यादा है तो उनको इस तरह से या तो ट्रायंगुलर शेप बनानी पड़ेगी, या इस तरह से कोई स्क्वायर बन जाए, या कोई पॉलीगॉन टाइप का बन जाए। अगर इस तरह की कोई हेक्सागोन बन जाए, पॉलीगॉन बन जाए, इस तरह की कोई शेप बन जाए ना, तो रिजल्टेंट आपका 0 बनता है। तो इस सवाल में बोल रहे हैं कि इस गिवन सेट में वो कौन सा सेट है जिसका रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता। तो आप बता सकते हैं? एक एक करके सारे ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन 1 में देखो, अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाए और तीनों साइड्स की लेंथ जो है वो 10 तो ये रिजल्टेंट इसका 0 हो जाएगा। अगर दूसरे को देखें ऑप्शन बी, तो अगर हमारे पास एक ऐसा ट्रायंगल बन जाए जिसके 2 साइड्स इक्वल हो, लेट्स सपोज ये 20 हो और ये जो है वो 10 और ये 10, तो यहाँ पर भी क्या हो सकता है? रिजल्टेंट 0। तीसरा ऑप्शन देखो, तो अगर हमारे पास ऐसा ट्रायंगल बन जाए कि जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो, तो इसका भी 0 हो जाएगा। ऑप्शन डी को देखो, तो इसमें हमारे पास रिजल्टेंट जो है वो रिजल्टेंट इसमें 0 नहीं हो सकता ऑप्शन डी में। क्यों? क्योंकि 10, 20, 40, तो ऐसा हो नहीं सकता कि इससे एक ट्रायंगल बन जाए। ट्रायंगल बनना नॉट पॉसिबल है कि एक साइड 10 हो, एक साइड 20 हो और एक साइड 40 हो। क्लोज लूप नहीं बन सकता, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स a and b is perpendicular to the vector a and its magnitude is equal to
half of the magnitude of vector b. The angle between a and b is, अब आप इसमें देखें दो वेक्टर्स हैं, ये a और ये वेक्टर b, सही है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ये है, वो 90 डिग्री एंगल बना रहा है a के साथ। सवाल में पूछ रहे हैं कि a और b के दरमियान कितना एंगल होगा। ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है बट लॉजिकल। इसमें आपका ये कॉन्सेप्ट चेक किया जा रहा है कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है या नहीं है, ये देखा जा रहा है। तो अब इस सवाल में देखें, a और b को ऐड किया, पैरेललोग्राम ये हमारा कंप्लीट बन गया। तो अब हमें ये बीटा एंगल पता चल जाए तो बीटा एंगल से हम 90 प्लस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा a और b के दरमियान एंगल कितना है। अब बीटा एंगल निकालने के लिए तरीका क्या उन्होंने सवाल में दिया है, क्या दिया है कि जो रिजल्टेंट है इसका मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बराबर है हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, तो यानी b का मैग्नीट्यूड अपॉन 2 के बराबर है। ये आपको सवाल में दिया गया है। तो अब यहां से देखो, अगर ये a है तो ये भी a है, पैरेलल दोनों बराबर है, और ये भी है तो ये भी है, ठीक है। और r आपको पता है तो आप इस ट्रायंगल को कंसीडर कर लो, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में हमारे पास cos बीटा किसके बराबर होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है हमारा r और हाइपोटेन्यूज है हमारा b, तो यहाँ से r किसके बराबर है, b अपॉन 2 के और अपॉन b, तो b से b कैंसिल होगा, cos बीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 2 के, और यहाँ से cos बीटा लो, cos इनवर्स लोगे तो यहाँ से बीटा आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री। cos इनवर्स 1/2 बराबर होता है 60 डिग्री के। तो आपको बीटा पता चल गया। तो बीटा, अब इन a और b के दरमियान एंगल पूछा है, तो एंगल बिटवीन a एंड b इज लेट्स सपोज थीटा, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा 60 प्लस 90। 60 प्लस 90 करोगे तो कितना आएगा आपका 150, ठीक है। देखो सिंपल जनरल सा सवाल था, बहुत ही आसान सा। तो ये 50। इस तरह के भी सवाल एप्टीट्यूड टेस्ट में पूछे जाते हैं जहां डायग्राम आपको गिवन होती है और आपको इसमें आपकी एनालिटिकल स्किल्स देखी जाती हैं इस तरह के सवाल में ना, कि आप सवाल को देख के उसके अंदर से जवाब कैसे निकालते हो, तो ये चेक की जाती है इस तरह के सवालों में। समझ आ गया होगा ये सवाल।